एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे बैठेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पे बैठ के उसको कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मोशन स्टेट लाइन आप खत्म करते हुए रह गए और आपके बाकी सारे चैप्टर्स के एंड में पीवाईक्यूज ही छूट गए। एचसी वर्मा करें नहीं करें। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सबके लिए, क्योंकि आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 26 के लिए कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज बेस्ट होंगे ताकि पेपर चाहे नीट 25 जितना हार्ड आ जाए या फिर पेपर काफी इजी आ जाए, दोनों ही केस में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आ पाओ और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओ। ऑल्सो ये वीडियो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक बार आपने गलत रिसोर्सेज चूज कर लिए, उसके बाद अगर आप साल भर कंसिस्टेंटली भी पढ़ाई करते हो तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और ये गलत रिसोर्सेज चूज करने की टेंडेंसी अभी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अभी नीट 25 का रिजल्ट जस्ट आया है और बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं इस समय। वो अपना नया प्लान बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग अभी से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, 14 आवर्स की स्टडी डेली करेंगे, हम लोग एचसी वर्मा भी कर लेंगे, हम लोग जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी कर लेंगे क्योंकि पेपर हार्ड आया है, हम लोग सब कुछ करेंगे, हम लोग परफेक्शन अचीव करेंगे हर एक चैप्टर में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पे दिक्कत स्टार्ट होती है जब आप डिसाइड करते हो कि हमें हर एक चैप्टर में परफेक्शन हासिल करना है और हमें ये जो लिस्ट ऑफ चीजें मैंने डिसाइड करी है हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है, लेकिन आप उसको सही से फॉलो करना समझते नहीं हो, किस सीक्वेंस से फॉलो करना है ये आपको समझ में आता नहीं है, जिसके कारण ये होता है कि आप इनिशियली जब 1-2 महीने काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, उस समय जब इजी चैप्टर चल रहा होता है उसमें तो आप सब कुछ कंप्लीट कर पाते हो, जो आपने डिसाइड किया सब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको टाइम की कमी होनी स्टार्ट होती है, बहुत सारे हार्ड चैप्टर आने स्टार्ट होते हैं, आपको समझ आना जो है जिस पेस पे आपको समझ आता था वो स्लो होने लगता है, जिसके कारण आप जो आपने डिसाइड किया था वो कर नहीं पाते और एंड में ऐसी हालत हो जाती है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करेक्ट रिसोर्सेज होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे डीएम किया कि भैया हम लोग फिजिक्स में एचसी भी करने वाले हैं, जेईई मेंस की पीवाईक्यूज करने वाले हैं, मॉड्यूल्स भी करेंगे, नीट के पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, एग्जाम्पलर भी देख लेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी कर लेंगे, एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हम लोग जाने वाले हैं बायोलॉजी में, क्योंकि इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें दिख गए। तो क्या ये सब करना पॉसिबल है, पहली बात, और अगर करना पॉसिबल है तो किस सीक्वेंस में करना चाहिए, ये चीज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये सब चीज एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, और अगर एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है तो हार्ड पेपर के लिए वो किस तरीके से प्रिपेयर करे, उसके लिए क्या बेस्ट रिसोर्सेज है, उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स और फिजिकल को देखते हैं। सबसे पहला रिसोर्सेज, कोई भी बुक सॉल्व करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले जो क्लास में आपका होता है ना उसको कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आप बेसिक चीज सीखते हो। तो लेक्चर देखना और नोट्स बनाना तो सबसे पहला काम आपका हो जाता है, जो कि हर एक बच्चे को करना है फिजिक्स में और फिजिकल में स्पेशली। ऑल्सो इसमें लेक्चर्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भैया हम लोग जेईई मेंस की इस बार लेक्चर देखने वाले हैं क्योंकि यार फिजिक्स जो है ना बहुत हार्ड आ गई है, जेईई मेंस लेवल की आ गई है। तो ये गलती मत करना। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट वीक है या फिर आपके 2 सब्जेक्ट वीक है, उस केस में अगर आप फिजिक्स को जेईई मेंस के लेवल पे करने चले जाते हो तो आपकी वो जो बाकी के 2 सब्जेक्ट वीक है वो हमेशा के हमेशा वीक रह जाएंगे। हो सकता है फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन उन 2 सब्जेक्ट के कारण, जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर है, तो उसके कारण आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप देखोगे इस साल जो सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम था वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ने किया था और रैंक तक पहुंचाने का काम फिजिक्स ने किया था। ठीक है, तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट वीक है और सिर्फ फिजिक्स के लिए आप जेईई मेंस के लेक्चर देखने चल जाते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती वहां पे हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप नीट के टीचर्स के साथ ही स्टिक करो, जो भी नीट के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वहीं उनके लेक्चर्स लो, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हर टीचर इस बार नीट 25 के अकॉर्डिंग एडेप्ट होने वाला है, उसको चेंज करेंगे, अपने अपने कंटेंट को चेंज करेंगे, तो आपको अलग से दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं। ऑल्सो जेईई मेंस के अगर आप लेक्चर देखने जाओगे तो उसमें आपको कंसेप्ट तो सेम देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लेगा सेम लेगा, इनिशियल स्टार्टिंग सब आपको सही लगेगा, समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद जो उसमें मैथ्स अप्लाई होता है, अगर आप देखोगे उसके क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज खोल के देख लेना, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको काफी ज्यादा दिखेगा, जो कि आपके नीट में नहीं होता है। ट्रिग्नो का यूज, लॉग का यूज जो है आपको कम देखने को मिलता है नीट में, लेकिन जेईई मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको काफी देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा मैथ्स इंटेंसिव रहता है अगर आप फिजिक्स भी देखोगे तो। इसलिए जेईई मेंस के अगर आप लेक्चर देखने चल जाते हो और अगर आपके बाकी के सब्जेक्ट वीक है तो आप वहां पे फंस जाओगे और आप सही मतलब सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये गलती मत करना। दूसरा, नोट्स बनाए नहीं बनाए, तो नोट्स आपको बनाना है अगर आपने पहले से नहीं बनाया है, और अगर पहले से बना रखे हैं तो आपको बस चीजें ऐड कर लेंगे। तो ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद जो पहला रिसोर्स आपका होने वाला है वो है क्लास के क्वेश्चंस। अगर आप ऑफलाइन में हो तो भी आपको वहां पे क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप ऑनलाइन में हो वहां पे भी कराएंगे। दोनों ही जगह आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन सामने आए, ऑफलाइन में टीचर टाइम देते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑनलाइन में हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जहां पे आईक्यू बढ़ता है। क्वेश्चन खुद कैसे पढ़े, खुद क्या गिवन है समझे, उसके बाद क्या हम लोग बेस्ट फॉर्मुला तक पहुंच सकते हैं, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप पॉज करके या फिर टीचर के कराने से पहले खुद सॉल्व करोगे तभी आप समझ पाओगे। दूसरा, क्लास में पीवाईक्यूज अगर आता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में करने का बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ये पहला रिसोर्सेज हो गया जो कि सबको करना है और ये डेली करना है। उसके बाद आपको हर एक क्लास के बाद डीपीपीस मिलेंगे, जो भी उस दिन पढ़ाया गया होगा वो आपको मिलेगा। आपको उसी दिन उस चीज को सॉल्व करना है, डीपीपी को कंप्लीट करना है। आधा घंटे का टाइम लगेगा आपको, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है खत्म करो। ये आपका दूसरा रिसोर्स हो गया जो कि आपको फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन रिसोर्स पे, जिसको स्किप किए बिना आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पे नहीं जा सकते। मॉड्यूल्स आपको डेली करना है। कैसे करना है? जो भी टॉपिक क्लास में कवर हुआ उस टॉपिक के 3 चीजें आपको खत्म करनी है। मॉड्यूल्स में एग्जांपल होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो करना है। थ्योरी के बीच में आपको एक्सरसाइजेस मिलती है, वो आपको करना है। और उसके बाद जो मेन आपका सेक्शन होता है, जहां पे मेन क्वेश्चंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपको करना है। तो जो टॉपिक पढ़ाया गया सिर्फ उन टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको उस दिन कर लेना है। अब इससे फायदा क्या है? क्योंकि आपने आज ही क्लास लिया, आपको पता है कि आज टीचर ने क्या क्या क्वेश्चन कराए, तो वो सारे क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स पे भी दिखेंगे, तो उन क्वेश्चंस को वहां पे स्किप कर देना है। बाकी क्वेश्चन जो
नए हैं जो टीचर ने नहीं करा है वो आपको कर लेना है। इस तरीके से आप डेली उस टॉपिक क्वेश्चन करते जाओगे तो जैसे जैसे आपका क्लास खत्म होगा, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, आपका मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका होगा। ध्यान रखना है कि जब चैप्टर चल रहा होगा उस समय आपको सिर्फ सेक्शन 1 मतलब आपके मॉड्यूल में जो भी ईजी वाला सेक्शन होगा वो करना है। हार्ड वाले सेक्शन पे कब जाना है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी जब आपका चैप्टर चल रहा होगा उसमें आपको 3 चीज करनी है। एग्जाम्पल, थियरी के बीच में जो एक्सरसाइज है वो, और लास्ट में जो फाइनल एक्सरसाइज है उसका सिर्फ इजी वाला सेक्शन करना है। हार्ड वाला सेक्शन उस समय नहीं करना है जब चैप्टर चल रहा हो। ये चीजें कर लेनी है। उसके बाद आपको जाना है टफ सेक्शन ऑफ मॉड्यूल पे। कब करना है ये चीज? जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अगला चैप्टर स्टार्ट हो, उसके बीच में आपको ये टफ सेक्शन मॉड्यूल का खत्म कर लेना है। इस तरीके से आपका जो नीट का मॉड्यूल है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको लास्ट चलना है पीवाईक्यूज पे। अब पीवाईक्यूज अगर आपने पहले जब क्लास में कराए गए होंगे वहां पर अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो उससे ये फायदा होगा कि अब ये सारे पीवाईक्यूज आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे, जो कि हो सकता था कि अगर आप मॉड्यूल्स करके जाते, सब कुछ करके जाते और एग्जाम देने बैठते नीट का, उस समय आपके सामने आता। तो अब अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके लिए सारे नए क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन द नॉलेज जो कि आपने एक्यूमुलेट किया है अपने क्लासेस लेके, अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व करके। और अगर आप यहाँ पे टाइमर लगा देते हो तो एकदम नीट वाला सिनेरियो हो जाता है कि जब भी मेरे सामने नए क्वेश्चन आएंगे तो उस समय मेरा दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मैं पैनिक करूंगा, उस समय कैसे प्रेशर आएगा, तो मैं कैसे सिली मिस्टेक करूँ, ये सब चीजें आप सीख पाओगे। और नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है टाइम लिमिट में, ये भी आप सीख पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि नीट के पीवाईक्यूज को आपको एंड में करना है, टाइमर लगा के ही करना है। ये चीज़ आपको कर लेनी। तो ये अगर रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हो तो आप सिलेक्शन वाले रेंज में पहुंच जाते हो। इतना करने के बाद फिजिक्स के कारण आपको सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अब आगे आप जो भी करते हो वो एक्स्ट्रा एज के लिए है और रैंक के लिए। सिलेक्शन के लिए जो काम करना था वो यहाँ तक ही करना था, और इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले ये खत्म करने की कोशिश करनी है। और मैंने बता दिया है कि आपको क्या चीज़ कब करना है, डेली क्या चीज़ करनी है, चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करना है और टाइम लगा के क्या करना है। उसके बाद जब आप सिलेक्शन रेंज में पहुंच जाते हो तब आपको एक्स्ट्रा एज के लिए जाना है। अब एक्स्ट्रा एज में आपको क्या करना है ये समझो। एक्स्ट्रा एज के लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, फिजिक्स के और फिजिकल के। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लेनी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेना है, और लास्टली आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं। तो अब ये करें कब? बच्चे क्या डिसाइड करेंगे? बच्चे डिसाइड करेंगे कि भैया मान लो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया, तो हमने पहले तो आपने जितना सिलेक्शन रेंज तक पहुंचने के लिए जो जो काम बताया था सब पहले हमने खत्म कर लिया, ठीक है। लेक्चर्स के साथ किया, चैप्टर खत्म होने के बाद भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, टफ सेक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम लोग बैठेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे, उसको खत्म करेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे बैठेंगे, उसको खत्म करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे बैठेंगे, उसको खत्म करेंगे। फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पे बैठ के उसको कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही आप सिलेक्शन वाले रेंज पे पहुंचते हो उसके बाद जो एक्स्ट्रा एज वाला काम है वो आपको कब करना है ये समझो। चैप्टर आपका मान लो आज खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद मान लो आपको लग रहा है 10 दिन बाद मेरे पास एक आधे घंटे का टाइम मेरे को स्लॉट दिख रहा है कि ये फ्री है, या 1 घंटे का टाइम स्लॉट मेरे पास फ्री है, कोई काम नहीं है मेरे पास। उस दिन आप क्या करोगे, यार वो जो चैप्टर है ना हमने किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो काफी टाइम हो गया, उसके एग्जाम्पलर वाला पार्ट मेरा बचा हुआ है, ठीक है। वो ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है जहाँ पे मेरे सारे काम हर एक चैप्टर के जो मुझे करने हैं वो मैंने लिख के रखा हुआ है कॉलम पे, और मैं टिक लगाते हुए जा रहा हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज एग्जाम्पलर वाला काम मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को हल्का सा फ्री टाइम मिला तो मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लेके बैठ जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं भूल गया हूँ चीज़, तो मेरे को एक बार रिवाइज करना हो तो मैं हल्का सा फॉर्मुला वगैरह देख लूंगा, तो मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करने बैठ जाऊँगा। तो उस दिन 10 दिन बाद मान लो मेरे को 1 घंटे का टाइम स्लॉट फ्री मिला, मैंने उस दिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लिया। उसके बाद उसके 10 दिन बाद अगर मेरे को फिर कभी टाइम मिलता है 1 घंटे का, फिर मैंने उस दिन मोशन स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। फिर ऐसे करके मैंने किसी दिन 20 जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, फिर अगले कभी टाइम स्लॉट पे मैंने 20 जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा एज वाले जो काम है वो मैंने तब सॉल्व किया जब मेरे को फ्री टाइम मिला, या फिर मैंने फ्री टाइम निकाल लिया, ठीक है। दोनों ही केस में मतलब आपने अपने मेन काम को हैम्पर किए बिना उस काम को किया है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन ये नहीं होगा कि एक ही चैप्टर पे आप रह गए, फंसे रह गए, मोशन स्ट्रेट लाइन आप खत्म करते हुए रह गए और आपके बाकी सारे चैप्टर्स के एंड में पीवाईक्यूज ही छूट गए, आप नीट के पीवाईक्यूज ही नहीं कर पाए क्योंकि आपने इनिशियली सारा टाइम 1-2 चैप्टर को परफेक्ट करने में लगा दिया। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऑल्सो अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे गैप्स दे रहे हो। गैप्स देने के बाद आप इन सारे टाइम स्लॉट्स पे वापस से सेम चैप्टर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, तो आप इनडायरेक्टली रिवाइज कर रहे हो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। आपका दिमाग फोर्स होगा कि वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर पाए और आज 10 दिन बाद उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाए। तो इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए दिमाग को ट्रेन कर पाओगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो। जब आपने चैप्टर खत्म होने के 1 महीने बाद भी अलग अलग स्लॉट्स में उसके क्वेश्चंस किए अलग अलग दिन, इस तरीके से आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ऑल्सो परफेक्शन ट्रैप में आप नहीं फंसोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक चैप्टर में तो सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद के चैप्टर्स में आपको टाइम नहीं मिला कि आप पीवाईक्यूज भी देख पाओ, ठीक है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि भैया एचसी वर्मा करें नहीं करें, और एचसी वर्मा अगर करना है तो कब करना है और क्या करना है, ठीक है। और टफ क्वेश्चन का क्या सीन है, टफ क्वेश्चन कहाँ से करें? तो ऑब्वियसली जितने मैंने बताया जेईई मेंस के पीवाईक्यूज अगर आप कर ले तो मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है। एचसीबी क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है तो टीचर्स जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो अपने लेक्चर्स में करवाने वाले हैं, या आपको अलग से बूस्टर शीट्स, डीपीपी शीट्स में देने वाले हैं, तो उसकी दिक्कत मत लो। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होगा वो आपको ऑलरेडी क्लासेस में मिल जाएंगे। उसके बाद टफ क्वेश्चंस आपको टेस्ट में इस बार देखने को मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ से भी आपके टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बूस्टर शीट्स जैसा कि मैंने बताया वो उसमें भी आपको अलग से
बूस्टर शीट्स हर एक कोचिंग, हर एक ऑनलाइन बैच आपको देने वाली है, तो उसकी भी दिक्कत मत लो, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी टाइम बच जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बस टाइम बच रहा है, तब आप एचसीवी खोलना। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 उसके इलस्ट्रेशंस देख लेना एक बार एचसीवी के। और हमेशा जब भी ये करने जाओ कि मेरे पास टाइम बच रहा है, अब मैं किस चैप्टर के खोलूं, तो उस दिन यूनिट एंड एनिमेशन मत खोलना। आपको पता है कि मेरा हाई वेटेज चैप्टर ये है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा ये वीक भी है, तो मैं उस चैप्टर का जाके ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 इलस्ट्रेशन देखने वाला हूँ, ठीक है। हमेशा जब भी आप कंफ्यूज हो कि किसके में जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पहले करूँ, तो हमेशा उसके करोगे जो हाई वेटेज है और जो आपका वीक है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सबसे पहले लेक्चर्स तो आपको देखना ही है, ठीक है। जिससे भी वाइब मैच हो उससे देखो। नोट्स आपको बनाना है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको बनाना ही है, नोट्स आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपने पहले बनाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर नहीं बनाना है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया पहले तो उस केस में आपको नोट्स इस बार बनाना होगा। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी हाईलाइट प्रेफर करना चाहिए ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स बना लेना, ठीक है। ये आपको फायदा देगा। इतना करने के बाद आपका जो पहला सोर्स होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो है क्लास के क्वेश्चंस। क्लास में जो भी टीचर क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको अच्छे से करना है, वो आपका पहला सोर्स हो गया। उसके बाद डीपीपी आपको मिलेगा डेली, वो आपको करना है, वो आपका दूसरा सोर्स हो गया। उसका तीसरा सोर्स है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको टॉपिक वाइज करना है, जो भी टॉपिक आज क्लास में हुआ है उसके क्वेश्चंस आपको उसी दिन कर लेने हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का सोर्स आपको उठाना है। हो सकता है कि आपके मॉड्यूल्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अब अपडेट कर दिया होगा, तो वो यूज़ कर सकते हो। एमटीजी यूज़ मत करना, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक हो गई है, उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं है, तो अब वैसे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आते नहीं है, तो एमटीजी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप मॉड्यूल्स कर सकते हो, या फिर बहुत सारी बुक्स और ऑनलाइन सोर्सेज अब आ गई हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो वो सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नहीं समझ आ रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं डिस्कशन ग्रुप डाल दूंगा, वहाँ पे आपको बच्चे बता देंगे। अब ये सारी चीज़ें तो आपको डेली करनी है। जो टॉपिक खत्म हुआ क्लास में, उस टॉपिक का काम खत्म हो जाना चाहिए उसी दिन। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आपको नीट के पीवाईक्यूज करने हैं टाइमर लगा के, ठीक है। इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको बस ह्यूरिस्टिक सीरीज से, जैसा कि मैंने बोला, अलग अलग टाइम स्लॉट पे, जैसे आपको लगे कि यार काफी दिन हो गया, अब मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, मेरे को टाइम मिला है 1 घंटे का, मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेता हूँ केमिकल बॉन्डिंग के, तो मैं उस दिन रिवाइज करूंगा बैठ के। तो मैं फटक से ह्यूरिस्टिक सीरीज देखूंगा, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर लिया। या फिर मैं इंटेक्स क्वेश्चन मेरे को करना है, मान लो डीएनए ब्लॉक का, तो मैंने ह्यूरिस्टिक सीरीज देखा, रिवाइज किया, इंटेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। ह्यूरिस्टिक सीरीज का यूज करोगे बार बार रिवाइज करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके चेक करो, ह्यूरिस्टिक सीरीज सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिविजन भी करते जाओगे और ये जो एक्स्ट्रा वर्क है जो कि आपके क्लासेस में या मॉड्यूल्स में स्किप हो जाता है, वो आप कर लोगे, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में दो चीज आपको सिलेक्शन दिलाती है, एक मल्टीपल रिविजन ऑफ एनसीईआरटी और कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी। इंडेक्स भी किया हुआ है, एक्सरसाइज भी किया हुआ है, थियरी कंप्लीट है और बार बार किया हुआ है, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में, ठीक है। सिलेक्शन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा एज के लिए और रैंक के लिए आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के कर सकते हो। बस ध्यान ही रखना है कि ये नहीं कि एकदम बैठे और सब कुछ करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा दिखा वो भी निकाल के पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐड करें, ये सब नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शन है, एकदम ही आउट ऑफ एनसीईआरटी, कोई कहीं पे मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो फिर वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका कोई नीड नहीं है। ऑल्सो ये जो बुक्स बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया एन अवस्थी करे क्या, एम एस चौहान करे क्या, तो ये सारे बुक्स इवन अगर आपको टॉप 1000 में भी रैंक लाना है तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टॉपर्स होंगे, जो टॉप 200, 100 की बात करें, वो तो उनकी बातें लगे, उनके पास काफ़ी टाइम है, उनका बहुत सारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी सारा टाइम बचाएंगे वो, ऑब्वियसली एन अवस्थी एम एस चौहान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप 1000 पे एम कर रहे हो और आपको तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करके चलना है, तो आपको उस केस में एन अवस्थी एम एस चौहान जैसी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जितना भी कंटेंट मैंने ऊपर बताया वहीं पे सब कुछ कवर हो जाएगा, जो कि आपको टॉप 1000 रैंक तक पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो लेक्चर्स सबसे पहले देखना है, डिटेल देखो, टाइम काफ़ी, क्योंकि मैंने देखा था पिछले बार बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमने वन शॉट कोशिश की देखने की, देखा भी, समझ में भी आ गया, हम 250 260 स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन 300 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे हम लोग। मतलब उन्हें एग्जैक्टली क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है। अगर ये केस आपके साथ है कि वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देख लिया, तब भी दिक्कत आ रहा है, तो उस केस में आप डिटेल लेक्चर ही देखो, ठीक है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार आप समझ जाओगे चीज़ों को ब्रॉडली, तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर एनसीईआरटी रिटेन रहे, ज़्यादा बेटर आप एनसीईआरटी के लाइन्स को रिकॉल कर पाओ, ये चीज़ हो सकती है। तो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखने से पहले आप एक बार डिटेल देख लो, अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बाद में कुछ महीनों बाद फिर ये टाइम की कमी होने लगी, अभी टाइम है तो देख सकते हो। उसके बाद नोट्स बनाना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको लग रहा है फायदा देगा आपको, तो कर सकते हो। लेकिन मैं एनसीईआरटी हाईलाइट ही प्रीफर करूँगा। मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो, क्योंकि एंड में जाके आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। थर्ड, जो पहला रिसोर्स होने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो है क्लास के क्वेश्चंस। जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसको अच्छे से कर लो और डेली खत्म करना है, वो आपका पहला सोर्स होगा। डीपीपी आपका दूसरा सोर्स होगा, डेली आपको करना है ये चीज़। उसके बाद फिर से टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, ठीक है। अच्छे लाइन्स के क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एआर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसके बहुत सारे बुक्स आ गए हैं या ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। आपको पता है, मोस्टली बच्चों को पता है, नहीं पता है आप डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, वहाँ पे बच्चे आपको बता देंगे, उन्हें ऑलरेडी पता है सब चीज़, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है और ये आपको डेली करना है। जो भी टॉपिक आपकी क्लास में खत्म हुआ उस टॉपिक के जाके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपने कर लिया। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए, टाइमर लगाया, पीवाईक्यूज निकाल दिए, ठीक
ठीक है, 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, आपको पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा उस चैप्टर का। इसके बाद एक चीज़ जो बहुत बच्चे नहीं करते थे अभी तक, ठीक है, मैंने अपने टाइम में भी किया था और उसका बेनिफिट अभी 2025 में जो पेपर आया उसमें मेरे को होते हुए दिखा कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बच्चों को लगता है कि बोर्ड वाले बच्चे के लिए है, उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी आंसर खुद देने की कोशिश करना। अगर आंसर आपके पास नहीं है तो सर्च करके निकाल लेना, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आए हैं जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं था। मैं आपको शॉर्ट बना के बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीपल रिविजन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, और जब रिवाइज करते रहोगे आपको लग रहा है यार बोर हो गया रिवाइज करते करते, कभी बैठ के एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करिए। तो इस तरीके से अगर आप इतना कर लेते हो तो बायोलॉजी के लिए मोर देन एनफ है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा एज के लिए अलग से कोई दूसरी बुक, कोई दूसरा सोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है इतना कर लो, मोर देन एनफ है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बायोलॉजी, मल्टीपल रिविजन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस या 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो सीखा, जो गलती निकली उसको एनसीईआरटी में ऐड कर लेना या नोट्स में एनोटेट कर लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन ही आपको रैंक तक, सिलेक्शन तक लेके जाता है, ठीक है। फिजिक्स फिजिकल के जो सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, किस सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है मैंने बता दिया है, वो देख लेना अच्छे से और समझ लो, इसको अप्लाई करो, आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप सिलेक्ट होकर जाओगे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, जल्दी मैं वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाय।